हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। यह चैप्टर बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है। आइए इसकी सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि ये क्या चीज होते हैं। These compounds are the aromatic cyclic compounds which have any heteroatom other than carbon or hydrogen in the cycle। या हम हिंदी में कह सकते हैं यह वह यौगिक एरोमेटिक चक्रीय यौगिक होते हैं जिनके चक्र में यानी साइकिल में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी एक विषम परमाणु होता है। यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड्स को यानी चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक यानी जिसके चक्र में केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में साइकिल में कोई एक विषम परमाणु जो कि मुख्यतः होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ऐसा कोई विषम परमाणु साइकिल में होता है। विषम चक्रीय यौगिकों को हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 6 मेंबर्ड और कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 5 मेंबर्ड मींस उसमें 5 मेंबर्स की साइकिल होती है, जैसे इसमें दिखाया है। ये फ्यूरेन है, इसमें ऑक्सीजन हेट्रोएटम है और टोटल 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये थायोफीन का एग्जाम्पल है, इसमें सल्फर हेट्रोएटम है और रिंग 5 मेंबर्ड है। इसी प्रकार से ये पिरोल है, इसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम है और रिंग 5 मेंबर की है यानी 5 एटम की है। ये पिरिडीन है, इसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम है लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग है। कंडेंस क्या होते हैं? यदि हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसी होमोसाइक्लिक रिंग से जुड़ी हुई होती है तब उसे हम कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे इसमें ये बेंजीन रिंग है और ये कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, इसका नाम है इंडोल। इसी तरह से इसमें पिरिडीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इसका नाम है क्विनोलिन। और इसी प्रकार से ये एक इसका आइसोमर है, इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन हेट्रोएटम है लेकिन यह इस पोजीशन पर है, इसको हम कहते हैं आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हेट्रोएटम को नंबर 1 नहीं दिया जाता, यानी इसमें 1 और इसको हम कहेंगे नंबर 2। यदि हम नॉमेनक्लेचर यानी इसके नामकरण की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दो चीजों के जोड़ से बनता है, यानी प्रीफिक्स जिसे हम पूर्व लग्न कहते हैं, और उसमें यदि हम सफिक्स या अनुलग्न को जोड़ दें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम बन जाता है। प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है? उसमें जो भी हेट्रोएटम होता है उसका नाम हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट हो तो ऑक्सा लिखा जाता है, सल्फर प्रेजेंट हो तो थाया लिखा जाता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो एजा लिखा जाता है। इसी प्रकार सफिक्स के लिए यदि 5 मेंबर्ड यानी 5 सदस्यीय वलय हो तो हम पीछे ओल लगाते हैं, और यदि 6 सदस्यीय वलय हो तो हम उसमें इन लगाते हैं, ENE नहीं INE लगाते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको आपको समझाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम प्रीफिक्स और सफिक्स उन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। प्रीफिक्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर उनका नाम लिखते हैं और सफिक्स में वो कितने मेंबर की रिंग है इस हिसाब से नाम लिखा जाता है। जैसे ये फ्यूरेन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, अतः सफिक्स में लगेगा ओल, और ऑक्सीजन हेट्रोएटम है अतः ऑक्सा लगेगा, यानी ऑक्सा प्लस ओल। और इन दोनों में अर्लियर वॉवल, यानी वॉवल मीन्स स्वर, स्वर क्या होते हैं? AEIOU। तो इन दोनों में जो पहला स्वर है, जैसे इसमें ए है, इसमें ओ है,
तो ए डिलीट हो जाता है, यानी इन दोनों को ए को डिलीट कर देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोल। यानी यह इसका IUPAC नाम है और इसका सामान्य नाम होता है फ्यूरेन। इसी प्रकार यदि हम इसको देखें तो इसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, अतः एजा लगेगा, और 5 मेंबर्ड रिंग है, अतः ओल लगेगा। अर्लियर वोवेल को डिलीट करेंगे तो नाम हो जाएगा एजोल, इसका सामान्य नाम होता है पिरोल। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ सल्फर हेट्रोएटम है, सल्फर को हम कहते हैं थाया, तो थाया प्लस ओल, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है अतः, और अर्लियर वोवेल को डिलीट करेंगे तो नाम हो जाएगा थायोल, और इसका कॉमन नेम यानी सामान्य नाम होता है थायोफीन। अब हम आते हैं यहाँ पर हेट्रोएटम है नाइट्रोजन, तो यानी एजा लगेगा, लेकिन रिंग कितने मेंबर की है, कितने सदस्यीय है, 6 सदस्यीय है, अतः लगेगा INE। अर्लियर वोवेल को डिलीट कर दिया तो हमारा नाम हो जाएगा अजीन, और इसका सामान्य नाम हो जाएगा पिरिडीन। अब बात आती है कि यदि एक ही रिंग में एक से अधिक हेट्रोएटम हो तो दो बातें होंगी, या तो वो दोनों हेट्रोएटम असमान हो, या वो दोनों या तीनों हेट्रोएटम समान हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं यदि हेट्रोएटम समान हो। यदि हेट्रोएटम समान होते हैं तो हम जितनी संख्या होती है उस हिसाब से हम डाई या ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 हेट्रोएटम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो हम इनकी पोजीशन बता देंगे। हमेशा हेट्रोएटम को नंबर 1 दिया जाता है, तो 1 हो गया, और दूसरा हेट्रोएटम 2 पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई, 2 है इसलिए डाई, नाइट्रोजन है इसलिए एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ओल। अर्लियर वोवेल को डिलीट कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डायाजोल। इसको हम सामान्य रूप से पायराजोल के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर हेट्रोएटम 1 and 3 पोजीशन पर उपस्थित है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई एजोल, और इसको हम सामान्य कहते हैं इमिडाजोल। अब बात आती है यदि हेट्रोएटम डिफरेंट हो। यदि हेट्रोएटम डिफरेंट होते हैं तो उनका एक वरीयता क्रम होता है। वरीयता क्रम को हम यहां लिख रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद सल्फर को देते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन को प्रेफरेंस यानी वरीयता देते हैं। यानी इसमें यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जैसे उपस्थित हैं तो हम ऑक्सीजन को वरीयता देंगे, यानी इसको नंबर 1 देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, यानी 1 पोजीशन और पीछे क्या लगेगा, ये हो जाएगा ऑक्सा, और इसके लिए आ जाएगा एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए आ जाएगा ओल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 ऑक्सेजोल। इसको हम सिंपल ऑक्सेजोल भी बोलते हैं। यदि हम इसको देखें तो यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर को वरीयता दी जाएगी, तो यानी इसको नंबर 1 दिया जाएगा, इसको 2 और इसको 3, तो नाम हो जाएगा 1 3। इसके लिए लगाया जाएगा थाया, इसके लिए नाम लगाया जाएगा एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है अतः लगाया जाएगा ओल। इसका नाम हो जाएगा 1 3 थायाजोल। कॉमनली हम इसे थायाजोल कहते हैं। अब हम आते हैं कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ कोई बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। ऐसे क्रम में हम हमेशा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डेरिवेटिव मानेंगे, यानी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम पीछे आएगा। जैसे इसमें एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ पिरोल रिंग जुड़ी हुई है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोपिरोल। लेकिन हम इसको IUPAC में इस रिंग को क्या कहते हैं, यहां देखिए, ये इस रिंग को क्या कहते हैं, एजोल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेजोल, बेंजेजोल। लेकिन हम बेंजोपिरोल भी कहते हैं क्योंकि पिरोल को भी मान्यता दे दी गई है। इसका सामान्य नाम है इंडोल।
हम आते हैं इस पर। इसमें पिरिडीन रिंग बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो पिरिडीन रिंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एजीन। तो एजीन नाम पीछे आएगा क्योंकि हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डेरिवेटिव मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बेंजेजीन, क्योंकि हेट्रोएटम 1 पोजीशन पर उपस्थित है। हम इसको सामान्य रूप से कहते हैं क्विनोलिन। और एक और लेते हैं एग्जांपल। इसमें नाइट्रोजन 2 पोजीशन पर उपस्थित है। बात ये आती है कि हेट्रोएटम को हम हमेशा नंबर 1 देते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको नंबर 1 देते। तो हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि केवल एक यही ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम हेट्रोएटम को नंबर 1 नहीं देते हैं। हम इसको इसी पोजीशन को 1 मानेंगे और हेट्रोएटम की पोजीशन को हम 2 मानेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 बेंज़एजीन और इसको हम सामान्य रूप से आइसोक्विनोलिन कहते हैं। अब हम कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। उसको हम 3 शीर्षक के तहत स्टडी करेंगे। सबसे पहला उनके हम एरोमेटिक कैरेक्टर को जानेंगे, दूसरा उनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता को जानेंगे और तीसरा उनमें कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। इसमें भी हम 5 मेंबर्ड रिंग यानी फ्यूरेन, थायोफीन और पिरोल इनका एक साथ अध्ययन करेंगे और पिरिडीन का अलग, क्योंकि वो 6 मेंबर्ड है और बाकी तीनों 5 मेंबर्ड हैं। तो हम लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग को हम एक कॉमन स्ट्रक्चर दे सकते हैं इस प्रकार से, यानी हम हेट्रोएटम को X नाम दे देते हैं, जहां X पिरोल में NH है, थायोफीन में S है और फ्यूरेन में ऑक्सीजन है। तो ये तीनों का एक हम सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। उसी प्रकार हेट्रोएटम भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है और जब वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है यानी यह अपने प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यह अपने 3 sp2 ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बना लेता है। इस सब के बाद प्रत्येक के पास एक pz ऑर्बिटल बचेगा। ऐसा ही pz ऑर्बिटल हेट्रोएटम के पास भी होगा। फर्क सिर्फ इतना होता है, कार्बन के pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हेट्रोएटम 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन द्वारा साझा किए जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हेट्रोएटम द्वारा साझा किए जाते हैं। इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 पाई। यानी अब यह हकिल रूल को फॉलो कर रहा है, अतः यह एरोमेटिक होगा। हम इसका इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी कुल मिलाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इस तरह से और इस तरह से, यानी तल के ऊपर और तल के नीचे आ जाता है। यदि हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार होंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां,
तरह से इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हकेल रूल में एक तो 4n+2π रूल फॉलो होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड यानी चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होने चाहिए। तो इसमें आप देखिए कि 6π इलेक्ट्रॉन भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन द्वारा दिए गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हेटेरोएटम द्वारा दिए गए हैं, अतः 6π इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सेक्सटेट बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इन दोनों कारण से ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और स्थायी होते हैं। तो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे इनकी रेजोनेंस एनर्जी। तो थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन, इनकी एनर्जी का क्रम होता है 29 किलो कैलोरी पर मोल, इसका 24 और इसका 19 किलो कैलोरी पर मोल। यदि इनका रेजोनेंस एनर्जी का क्रम यह है तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी यही होना चाहिए, यानी थायोफीन सबसे कम क्रियाशील होनी चाहिए और फ्यूरेन सबसे अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। लेकिन इनकी यदि हम रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो रिएक्टिविटी का क्रम होता है थायोफीन सबसे कम क्रियाशील, लेकिन उससे कम क्रियाशील फ्यूरेन और सबसे अधिक क्रियाशील होता है पिरोल। अब हम इसको दो भागों में स्टडी करेंगे, यानी सबसे पहले हम देखेंगे why pyrrole is more reactive than furane। क्योंकि पिरोल की रेजोनेंस एनर्जी तो ज्यादा है, अतः यह कम स्थायी होना चाहिए, लेकिन यह फ्यूरेन से अधिक क्रियाशील होता है। यहां हमें एक बात देखनी होगी, रिएक्टिविटी में रिएक्शंस कौन सी हो रही हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट सबस्ट्रेट के पास आ रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट कब आसानी से आएगा? जबकि इस रिंग पर अधिक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा? यदि हम यहां ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन इन फ्यूरेन इज more electronegative hence than nitrogen in pyrrole। which have less capacity to carry positive charge by giving electrons to ring। हमने जैसा कि बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिंग पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जबकि ये एटम इस रिंग को इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन आपने देखा कि यदि हम देखें कि यहां पर है पिरोल के केस में यहां है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अतः उसमें पॉजिटिव चार्ज धारण करने की क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? इस प्रकार, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन रिंग को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज धारण करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगी वो रिएक्टिव हो जाएगा, और जिसमें धारण करने की क्षमता कम होगी वो कम रिएक्टिव होगा। तो इस केस में आप देखिए, फ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पॉजिटिव चार्ज धारण करने की क्षमता कम होती है, अतः यह पिरोल की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, व्हाई थायोफीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्यूरेन एंड पिरोल। तो अब हम थायोफीन को कंपेयर करेंगे फ्यूरेन से। जब ये हेटेरोएटम रिंग को इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देता है, तो इस केस में ये इस तरह से कैसे चार्ज देता है, इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्बिटल है इस कार्बन के ओवर ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। इसमें सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 3p, और कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा है, 2p। ऑक्सीजन में देखिए, इसमें ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और इसमें इसका ऑर्बिटल होता है 2p। तो यदि 2p का ओवरलैपिंग होगी तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और 3p और 2p की ओवरलैपिंग होगी, डिसिमिलर ऑर्बिटल है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। अतः यह उतनी आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इस कारण से इस थायोफीन की रिएक्टिविटी कम होती है। दो कारणों से थायोफीन की रिएक्टिविटी कम होती है, पहली क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, और दूसरी कि इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसके कारण ये सल्फर उतनी प्रभावी रूप से रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, इसलिए रिएक्टिव नहीं हो पाता। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कहां होगा, किस पोजीशन पर प्रेफरेबली होगा। तो इसके लिए आपने सेकेंड ईयर में एक बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव थ्योरी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो उस थ्योरी के आधार पर हम यहां सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा। यदि हम इसकी पोजीशन देखें तो दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसकी इस पोजीशन को अल्फा पोजीशन कहते हैं और इन दोनों पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं। तो या तो इसमें अटैक अल्फा पोजीशन पर होगा और या अटैक बीटा पोजीशन पर होगा, यानी हम केवल दो पोजीशन को ही कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अटैक एट 2, यानी सेकेंड पोजीशन पर अटैक लेते हैं हम। सेकेंड पोजीशन पर अटैक यदि इलेक्ट्रोफाइल करता है तो उस पोजीशन पर हमारा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो यानी हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह इस प्रकार ये वाला हमारा कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये है हमारा मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। अब हम देखेंगे कि ये मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन अपने को कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबलाइज कर सकता है। जितने ज्यादा से करेगा उतनी ही इस अटैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी।
और ऐसे में अब हेटेरो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेटेरो एटम की वैलेंसी 2 से 3 हो सकती है, मैक्सिमम 4 नहीं, यानी फर्दर इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3। आइए अब देखते हैं कि 3 नंबर पोजीशन पर अटैक से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। यदि हम 3 पोजीशन पर अटैक करेंगे तो 3 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए, यानी अब हमें मूवमेंट इस तरह से करेंगे। तो इस पोजीशन पर यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पर जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। इस केस में केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है। अतः अटैक यानी इन केसेस में, यानी पायरोल, थायोफिन और फ्यूरेन के केस में हमेशा अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हम लेते हैं एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन, जो कि एक 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है और हेटेरो एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यानी पूरे सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद प्रत्येक कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल बचता है। बस पहले थायोफिन, पिरोल और फ्यूरेन की तुलना में एक अंतर होता है कि इसमें प्रत्येक कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और हेटेरो एटम भी रिंग को एक इलेक्ट्रॉन ही देता है। इस कारण इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बच रहता है। यदि हम पिरोल का केस देखें तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट में यूज हो जाता है। अतः यह बेसिक नहीं होता क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रिंग में यूज हो गया है। लेकिन यदि हम पिरिडीन के केस में देखें तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ही रिंग को देता है, लोन पेयर बच रहता है, अतः यह बेसिक नेचर का होता है। यदि हम इनकी बॉन्ड लेंथ देखें तो कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन की होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट और इसकी होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी ये वाली भी 1.37 होगी, ये वाली भी 1.37 होगी और ये सारी जो बॉन्ड लेंथ हैं वो होती हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब हम यदि इनकी रेजोनेंस एनर्जी देखें तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है अप्रॉक्स 28 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी ऊर्जा काफी उच्च है, अतः यह एरोमेटिक भी होता है और स्थायी भी होता है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी को हम यदि इससे कंपेयर करें तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो उसकी तुलना में ये थोड़ा कम स्थायी है, लेकिन फिर भी ये स्थायी होता है। अब हम आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि हम देखना चाहें तो ये 1 होगी पोजीशन, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसकी ये दोनों पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, ये दोनों पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं और इस पोजीशन को हम गामा पोजीशन कहते हैं। अल्फा और गामा पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा से आप रिजेंबल कर सकते हैं, यानी ये दोनों एक सी होंगी। इन दोनों पर जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन होंगे वो एक सा बनेगा और बीटा पर अलग टाइप का। अतः हम 2 प्रकार के अटैक लेंगे, यानी अटैक एट बीटा पोजीशन
और एक लेंगे हम अटैक एट एल्फा लिख सकते हैं और गामा लिख सकते हैं। तो लेते हैं हम इस पर अटैक, देखते हैं यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल करे तो कहां करेगा। हमें अटैक लेना है बीटा पोजीशन पर, यानी बीटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अतः हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरह से जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है वो अपने को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है। आइए देखते हैं एल्फा या गामा पोजीशन पर। एल्फा पर देख लेते हैं। एल्फा पर अटैक करने के लिए एल्फा पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, अतः हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा मध्यवर्ती होगा। अब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसमें भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो हम कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। लेकिन आप यदि ध्यान से देखें तो एल्फा और गामा अटैक के केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हेटेरोएटम पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसकी नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। यानी नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अतः यह वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, यानी अनस्टेबल होगा। यानी एल्फा और गामा के केस में 2 स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन के, जबकि बीटा के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, अतः पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन पर होगा। लेकिन हम बता दें कि क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की नेचर होती है, जिसके कारण ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो इस पर कौन से सब्स्टिट्यूशन आसान होगा, अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान होगा। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें विशेष कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, विशेष अवस्थाएं लगानी पड़ेंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली आसान होगा। तो हम देखते हैं कि यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहां होगा। उसी तरह से देखते हैं अटैक एट बीटा पोजीशन और अटैक एट एल्फा और गामा पोजीशन। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब हम कौन सी रिएक्शंस देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये कहां अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम यदि बीटा पोजीशन पर अटैक करवाना चाह रहे हैं, अतः बीटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे। अब हम कार्ब एनाइन की, जो मध्यवर्ती कार्ब एनाइन बना है, उसकी स्टेबिलिटी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा
देखेंगे। अब हम अल्फा और गामा पर देखते हैं। हमें अल्फा पोजीशन पर अटैक करने के लिए उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि यहां हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसे मूव करेंगे। इस केस में भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन यहां हम फिर ध्यान देंगे कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी यह उसकी नेचर को फेवर कर रहा है। जैसी उसकी नेचर है वैसा ही उस पर चार्ज है, अतः यह स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। पहले केस में वो पॉजिटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल हो गया था, लेकिन इसमें जैसी नेचर है वैसा ही चार्ज है, अतः यह स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। अतः इसमें 3 बने लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेबल है, जबकि इसमें तीनों इक्वली स्टेबल है, अतः अटैक होगा अल्फा या गामा पोजीशन। गामा पोजीशन पर भी यही तीनों स्ट्रक्चर बनेंगे। इस प्रकार पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत विशेष परिस्थितियों में होता है, और यदि होता है तो कहां होगा? बीटा पोजीशन पर। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि होगा तो कहां होगा? अल्फा या गामा पोजीशन पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक की तुलना में कंपैरेटिवली आसानी से होते हैं। अक्सर कर विद्यार्थियों को मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कुछ कंफ्यूजन होता है, वो गलती कर देते हैं। इसलिए मैं पिरिडीन के 3 तरह से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं अलग अलग ले रही हूं। जैसे सपोज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन यानी पिरिडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो किस बात का आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, अतः मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर होगा। तो हमने यहां देखा कि यदि हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला एरो हम किधर दिखाएंगे? टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की नेचर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब इस तरह से दिखाएंगे तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां मैंने 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। एक तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इसके खुद के हिस्से का इलेक्ट्रॉन है, और एक इसने दूसरे से स्नेच कर लिया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अन्य स्ट्रक्चर में मैंने केवल नेगेटिव चार्ज दिखाया है, तो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। अब इस स्थान पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब अन्य रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा। यहां एक और बात ध्यान रखने योग्य है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः कोई भी चीज जहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। उसकी भरपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे, यानी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इस तरह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां देखिए, पॉजिटिव चार्ज को यदि रोटेट कराना होता है तो हमेशा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और पीछे के स्थान पर वह पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस लें,
हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और क्या चीज रह जाएगी बाद में, पॉजिटिव चार्ज। यानी मध्यवर्ती क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यानी अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या चीज मूव करेगी, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यानी बॉन्ड को हमने पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाया है। यदि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस लें तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज पर तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और नेगेटिव चार्ज को छोड़ रिमेनिंग कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्ब एनाइन। यानी अब पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कौन सा चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहां से यहां इसे मूव करा दिया और यहां से यहां, यानी इस तरह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यानी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हमें जो एरो का जो डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ बनाना है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं।